मेगा स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजन सर। और सर ये आज हम लोग क्या करते हैं कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी मिरर के बारे में, यानी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानने की चेष्टा करेंगे कि ये दर्पण क्या होता है, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दर्पण यानी मिरर होता क्या है। तो साधारण से लफ्ज में आप बोल सकते हैं कि पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसकी एक सतह कलई किया गया होता है, एक सतह रंगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम दर्पण बोलते हैं। यानी एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हैं कि पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह पेंटेड होता है, एक सतह रंगा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दर्पण कहते हैं। और ये जो दर्पण होते हैं, ये जो मिरर होते हैं, तो ये मिरर को क्या किया जाता है? दो भागों में बांटा गया है। यानी जो आपके दर्पण होते हैं, तो दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है सर? दर्पण को टू टाइप्स में, यानी इसके दो भागों में बांटा गया। आपका पहला क्या होता है? तो पहला आपका समतल दर्पण होता है। क्या होता है? आपका समतल दर्पण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। और दूसरा यही हमारा ये पहला आपका समतल दर्पण होता है। और जो हमारा दूसरा होता है, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये गोलीय दर्पण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पेरिकल मिरर बोलते हैं। अब बात आती है कि जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो बोलिएगा सर, पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। देखिए, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है कि जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है कि गोलीय दर्पण। तो सर, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। आपका पहला जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, यानी उत्तल दर्पण। और जो दूसरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। ये जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसको कन्वेक्स मिरर बोला जाता है। और ये जो आपके अवतल दर्पण होते हैं, उनको कनकेव मिरर कहा जाता है। और ये जो आपके जो ये उत्तल दर्पण होते हैं, तो उत्तल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है। ये जो उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग यानी अपसारी दर्पण, या इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, यानी अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आपके अवतल दर्पण होते हैं, यानी जो कनकेव मिरर होते हैं, तो इस कनकेव मिरर को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण, या इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। अब बात यहां पर आती है कि सर, ये उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, उत्तल दर्पण का डिफरेंस होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, यानी जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। अर्थात वह दर्पण जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज क्या होता है? उभरे हुए भाग पर बनता है। उभरे हुए भाग पर क्या होता है? उसका इमेज बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कैसे? देखिए, उत्तल दर्पण का हमारा स्केच क्या होता है? तो उत्तल दर्पण देखिए हमारा ऐसे होता है। ये हमारे क्या है जी? उत्तल दर्पण है। देखिए, ये वाला जो आप सतह देख रहे हैं, ये परावर्तक सतह कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तक सतह कहलाता है।
और ये जो आपका परावर्तक सतह होता है वो अनपेंटेड होता है। यानी जो अनपेंटेड जो पार्ट होते हैं, यानी जो दर्पण होता है, तो दर्पण में क्या होता है, एक पार्ट को कलई कर देते हैं यानी रंग देते हैं। तो जो रंगा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेंटेड पार्ट बोलते हैं। और जो अनपेंटेड या जो बिना रंगा होता है उसे अनपेंटेड बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। और परावर्तक सतह में ही क्या होता है, किसी वस्तु का क्या होता है, इमेज बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका जो उत्तल दर्पण है, तो इसका परावर्तक सतह क्या है जी, उठा हुआ है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा होता है, उभरा होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस दर्पण को हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारित दर्पण बोलते हैं। अब बात आती है कि सर इसे अपसारित दर्पण यानी डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है। तो इसे डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश को एक जगह से क्या कर देता है, फैला देता है। तो ये प्रकाश को एक निश्चित बिंदु से क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इस दर्पण को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर के रूप में इसको जाना जाता है। अब प्रश्न क्या होता है कि परीक्षा में, एग्जाम्स में क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन जाते हैं कि निम्न में किस दर्पण को अपसारित दर्पण कहा जाता है, निम्न में किस दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो डाइवर्जिंग मिरर किसे कहा जाता है, तो सर कन्वेक्स मिरर को कहा जाता है, यानी उत्तल दर्पण को कहा जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा सर वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, खाई होता है, गड्ढा होता है, या अर्थात जिसमें हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब निचले भाग यानी क्या जी आपके खाई वाले पार्ट में बनता है, अंदर की ओर बनता है, यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के अंदर बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण या कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। अंग्रेज जो हमारे सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, सीबीएसई वाले बच्चे क्या कहेंगे कि जिसमें केव पाया जाता है तो वह आपका क्या कहलाता है, कनकेव पाया जाता है, कनकेव मिरर कहलाता है। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, गुफा का मतलब होता है खाई, यानी जिसमें खाई पाई जाती है, जिसमें केव पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका अवतल। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है जी, हमारा अवतल दर्पण है। देखिए इसमें क्या है जी, ये बीच में क्या हो रहा है, आपका केव पाया जा रहा है, यानी केव कहने का मतलब क्या होता है, खाई पाया जा रहा है। और ये जो खाई आप देख रहे हैं, ये जो आप खाई देख रहे हैं इस दर्पण में, तो इस दर्पण में आप खाई देख रहे हैं, इसलिए इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ये आपका क्या है जी, धंसा हुआ पार्ट है। क्या है जी, आपका धंसा। इसमें क्या है जी, ये उभरा हुआ पार्ट है। तो जिसमें उभरा हुआ पार्ट होगा वह आपका उत्तल होगा, और जिसमें क्या होगा, धंसा हुआ पार्ट होगा, यानी परावर्तक सतह जिस पर इमेज बनता है, आपका क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने वाला जो पार्ट होगा, अगर वह क्या होगा, धंसा होगा, तो धंसा होगा तो वह क्या बनेगा आपका, तो धंसा वाला जो पार्ट होता है, वो धंसा वाला पार्ट आपका क्या बनता है जी, आपका धंसा वाला पार्ट में आपका इमेज यानी इमेज बनता है। इसलिए क्या है जी, आपका कौन सा दर्पण है, तो ये आपका कौन सा दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। समझ में बात आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे हम चलते हैं, और आगे क्या चलते हैं, तो ये हमारे जो आगे हैं, एक मिनट थोड़ा सा, जबकि क्या होता है कि जो आपके अवतल दर्पण होते हैं, यानी जो अवतल दर्पण होते हैं, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि आपका गुफा यानी खाई पाया जाता है, उसका जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा होता है, और धंसा होने की वजह से क्या किया जाता है, अवतल दर्पण को केव कहा जाता है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, अंदर की ओर होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं, अर्थात अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। और इस अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है, या इसी को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह लाकर इकट्ठा कर देता है, एक जगह इसको क्या करता है, संतृप्त कर देता है, एक जगह इसको इकट्ठा यानी प्रकाश की किरणों को एक जगह ये क्या कर देता है, संतृप्त कर देता है, आपको कलेक्ट कर देता है। और यही कारण की वजह से ये जो आपके अवतल दर्पण होते हैं, तो अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, आपके अभिसारित दर्पण के नाम से जाना जाता है, अर्थात कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। यहां भी आपसे क्या होता है कि प्रश्न यहां से बनते हैं कि बताइए कि
निम्न में कौन ऐसा दर्पण है जिसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो यह डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो डाइवर्जिंग मिरर आपको किसको कहा जाता है, तो जो आपके अवतल दर्पण होते हैं, तो अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, आपको डाइवर्जिंग मिरर के कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। यानी जो कनकेव जो मिरर होते हैं, कनकेव मिरर को और किस मिरर के नाम से जाना जाता है, तो सर इसको हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को एक जगह क्या कर देता है, कलेक्ट कर देता है, प्रकाश को एक जगह संतृप्त कर देता है। और यही कारण है कि इस दर्पण को क्या कहा जाता है, आपको अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में, यानी जो आपके दर्पण है, तो दर्पण की कुछ परिभाषा के बारे में जानेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या है, इसकी फोकस क्या है, इसकी वक्रता केंद्र क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। और वही हमारा क्या है, मस्ट है। अगर हम क्या इस दर्पण के ध्रुव के बारे में नहीं जानेंगे, इसके प्रधान अक्ष के बारे में नहीं जानेंगे, इसके फोकस के बारे में नहीं जानेंगे, इसके आपके वक्रता केंद्र के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स, तो वो हमसे डील नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दर्पण के कुछ इंपोर्टेंट जो आपकी परिभाषा है, उस परिभाषा को जानने की चेष्टा करते हैं। और जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इसकी परिभाषा के बारे में जान लें, यानी इस दर्पण की परिभाषा के बारे में। चलिए आगे चलती हैं। देखिए सबसे पहले एक मिरर हम लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा एक क्या है जी, सपोज थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं जा रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर दें ताकि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। ये हमारा क्या है जी, सपोज एक मिरर, और इसको जब हम बाहर से पेंट करेंगे, यानी जो उभरा जो पार्ट है, तो जब उभरा पार्ट को हम पेंट करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा दर्पण है। तो सर ये केव है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह क्या है जी, गुफा है, यानी परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो इसलिए कौन सा दर्पण होगा, तो सर ये अवतल दर्पण होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब क्या होता है कि परीक्षा में बच्चों से क्या कर देता है कि फिगर पलट देता है, ऐसे कर दिया और कहा बताओ ये कौन सा दर्पण है। अब लड़का कंफ्यूज, ये कौन सा दर्पण है, तो ये आपका क्या है, जिसका परावर्तक सतह उभरा है, तो ये उभरा है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, तो ये कन्वेक्स मिरर होगा, यानी उत्तल दर्पण होगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे क्या होंगे, अगर आप दो चीज जानिए कि जिसका परावर्तक सतह उठा होगा, जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा, बुझिए वो कौन सा दर्पण होगा, तो सर वह आपका उत्तल दर्पण होगा। और जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा, वह आपका क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण होगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं, और ये जो आपके इसके बारे में जानते हैं, तो आप देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका आधा पार्ट है। हो सकता है कि ये क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कभी ऐसा हुआ होगा, यानी कभी ऐसे ये रहा होगा। तो जब ऐसे रहेगा तो ये वृत्त बन रहा है, यानी आपका वृत्त बन रहा है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक इसका सेंटर जरूर होगा। और ये जो सेंटर जो होगा, सेंटर ये होगा। और ये जो आप जानते हैं कि जो आपका दर्पण होता है, दर्पण के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल बोलते हैं। यानी पोल कहने का मतलब क्या है, यानी ध्रुव होता है। और ये जो पोल और ध्रुव को अगर क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा से अगर मिला देते, तो अगर इस रेखा को चलाते हैं, अगर दोनों को मिला देते हैं, आपके क्या जी, वक्रता त्रिज्या करिए कि आपके जी क्या जी, वक्रता केंद्र और जो आपके ध्रुव को जब आप मिला देते हैं, तो ये जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, या इसी को मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यानी इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। अब पूछा जाए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो बोलिएगा सर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच या ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस रेखा को हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो बोलिएगा सर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, यानी उसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं, उसे आपका मुख्य अक्ष बोलते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब
इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब यही कह जी, यही आपके प्रधान अक्ष के समानांतर, अगर इसी प्रधान अक्ष के समानांतर अगर क्या होता है कि कोई रेखा चलाते हैं, कोई किरण चलाते हैं, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण चलाया जाता है, अगर किरण को पास किया जाता है, तो ये किरण क्या होती है कि सतह से यानी इस दर्पण की सतह से टकराने के बाद आपको क्या होते है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु को काटती है, प्रिंसिपल यानी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को ये काटती है, वह पार्ट आपका क्या कहलाता है? आपका फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फोकस कहलाता है। और ये जो आपकी फोकस और जो आपका ध्रुव होता है, जो पोल होता है, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल दूरी बोलते हैं, यानी फोकल डिस्टेंस होता है, यानी इसको फोकस दूरी कहा जाता है। जबकि आपके पोल और जी आपके कर्वेचर ऑफ जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, यानी जो वक्रता केंद्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या कर्वेचर ऑफ सेंटर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच मिलाने वाली जो आपकी क्या होती है? रेखा होती है, उसकी लंबाई हम क्या मानते हैं? आर, क्योंकि वो त्रिज्या होती है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि पोल किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और फोकस किसे कहते हैं। पूछा जाए फोकस किसे कहते हैं, फोकस क्या है, तो बोलिएगा कि सर किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई किरण चलती है और वह उस दर्पण की परावर्तक सतह से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, वह आपका क्या कहलाता है? कटने वाला जो आपका बिंदु होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग से आपको डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण चला रहे हैं, ये क्या हो रही है कि परावर्तक सतह से टकराकर अब प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी, वही आपका क्या कहलाएगा? आपका फोकस कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो चलिए, इसमें तो ये क्या था जी, हमने ये बात जाना कि आपके ध्रुव क्या है, आपका फोकस क्या है, और क्या जी आपका वक्रता केंद्र क्या है। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा एक बढ़िया फिगर देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपके दर्पण है, तो इसमें ये पोल है, ये फोकस है, और ये क्या है जी? कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये क्या है जी? आपका अवतल दर्पण में है। अगर हम कहें कि उत्तल दर्पण में अगर बनानी हो, उत्तल दर्पण में अगर आपको बनानी हो, तो उत्तल दर्पण में आप क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। और उत्तल दर्पण में जो आपका इमेज होता है, एक मिनट, आप क्या करते हैं? ये क्या है जी? आपका उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। अब इसमें हम कहें कि ये तो हमारा पोल है, तो बताइए इसमें आपकी वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता जो केंद्र है, यानी कर्वेचर ऑफ जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और क्या जी फोकस है, वह किस साइड होगा? इस साइड होगा कि इस साइड होगा? बताइए, दर्पण के इस ओर बनेगा कि इस ओर बनेगा? बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि क्या जी किधर आपका फोकस और किधर बनेगा कर्वेचर ऑफ रेडियस। उनको पता होता बस वह प्रवर्तक सतह टप दे क्या करते हैं? आप फोकस कर देते हैं या कर्वेचर। ये करना क्या है जी? सरासर गलत है, क्योंकि अगर वैसी भी इमेज बनाते हैं तो गलत होगा। तो इसलिए हर पहलू को हमको समझना है, हर पहलू को जानना है। तो इसमें आप देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, यानी जो आपकी ये अवतल जो दर्पण देख रहे हैं, यानी ये अवतल दर्पण देख रहे हैं, तो इस अवतल दर्पण में तो ये क्या होगा बाबू? ऐसे इमेज, यानी ये गोला ऐसे होगा। जब ऐसे गोला होगा तो इसका सेंटर कहां बनेगा? कहीं ना कहीं बनेगा। तो इसको हमने माना कि सेंटर यहां बना, तो सेंटर के बीच से क्या होगा? पास कराएंगे तो ये क्या होगा? फोकस बनेगा। और बताइए, इसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि परावर्तक सतह इधर बना, तो बताइए कभी भी क्या आपने कभी देखा है कि कहीं वृत्त के बाहर क्या होता है? उसका केंद्र बनता है। यानी वृत्त के बाहर कभी भी आपने किसी भी वृत्त के बाहर उसका केंद्र को देखा है? नहीं देखा है। तो इसलिए क्या होगा? ये भी आपको देख रहे हैं कि ऐसे जो मूव किया है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे गोल होगा। और जब ऐसे गोल होगा तो इसके
क्या होगा, इसका भी सेंटर बनेगा, और जब इसका सेंटर बनेगा तो इसका भी क्या होगा, आपका फोकस बनेगा। तो इसलिए आपके अवतल यानी उत्तल जो दर्पण, अवतल दर्पण होते हैं, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस और वक्रता केंद्र किधर बनते हैं, तो परावर्तक सतह की ओर बनते हैं। यानी जिधर परावर्तक सतह होता है उधर क्या होता है कि उसकी फोकस और कैसी वक्रता केंद्र बनती है। जबकि आपकी क्या होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, यानी जो आपकी कन्वेक्स जो मिरर होता है, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि परावर्तक सतह की ओर क्या करते हैं, आपका फोकस और वक्रता त्रिज्या नहीं बनती है। ये क्या होते हैं कि जो पेंटेड पार्ट होते हैं, दर्पण के जो पेंटेड वाले जो पार्ट होते हैं, जो रंगा हुआ पार्ट होता है, उधर क्या होते हैं कि आपकी फोकस और कैसी वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, बनते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी भी आपको क्या होगा कि कभी भी आपको फोकस और वक्रता केंद्र अगर स्केच करने होंगे, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग्स दिखाने होंगे, तब आसानी पूर्वक आप दिखा सकते हैं। यानी जिधर आप साधारण सी भाषा, जिधर गुफा यानी जिधर यानी उसका एंगल बनेगा, जिधर वो घुमा होगा उधर उसका क्या होगा, आपके क्या बनेंगे, कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे और क्या सी फोकस बनेंगे। कोई दिक्कत, ये समझ में आपको बात आ गई। ये ना कि उल्टा पुल्टा बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अगर उल्टा बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। इसलिए ये चीज जरूर विशेषकर ध्यान देना है। 10 वाले जो हमारे बच्चे हैं वो विशेषकर ये बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको क्या होता है, डायग्राम स्केच करने को आता है, तो इसलिए वो बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि कैसे स्केच किया जाए। अब आइए आगे हम चलते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं और क्वेश्चंस लेकर आगे भागते हैं, ताकि ये जो बात हमने बताई तो इसमें आपको कहां तक कितना समझ में आ रहा। तो चलिए उस क्वेश्चन को समझने से पहले एक क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चंस क्या है कि समतल दर्पण में फोकस दूरी होती है। यानी जो आपके समतल दर्पण होते हैं, यानी जो आपके प्लेन मिरर होते हैं, तो प्लेन मिरर में आपकी फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ होते हैं वह कैसे होते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे होते हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो चॉइस है वह आपके क्या है जी, धनात्मक यानी पॉजिटिव। दूसरा आपके क्या होते हैं, ऋणात्मक यानी निगेटिव। और तीसरा आपका अनंत यानी इन्फिनिटी। और चौथा आपका क्या जी, नॉन ऑफ दिस यानी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि अब बहुत से बच्चे कहेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो सर समतल दर्पण में तो फोकस दूरी होता ही नहीं है। तो देखिए एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग से देखते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये हमारे क्या है जी, आपका सपोज हमारे क्या है जी, प्लेन मिरर। और आप ये प्लेन मिरर है तो इसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। ये गोल होता ही नहीं है। जब ये गोल नहीं होता है तो ये प्लेन होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, यानी जो इसका जो आपका त्रिज्या होगा वो त्रिज्या क्या होगा कि कहीं बनेगा ही नहीं। कहीं त्रिज्या इसका बनेगा ही नहीं, यानी इसका जो त्रिज्या होगा यानी इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या होगा, आपका इन्फिनिटिव होगा यानी अनंत होगा। जब इसकी त्रिज्या अनंत होगी तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि जो समतल दर्पण होते हैं, जो प्लेन मिरर होते हैं, तो प्लेन मिरर की वक्रता, त्रिज्या और क्या जी उसकी फोकस दूरी दोनों क्या होते हैं, तो दोनों इन्फिनिटिव होते हैं, दोनों अनंत होते हैं। अगर यहां पर हमने प्रश्न दिया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी दिया तो फोकस दूरी भी क्या होगा, आपका इन्फिनिटिव होगा यानी अनंत होगा। ना वो आपका पॉजिटिव होगा ना आपको नेगेटिव होगा, वो क्या होगा जी, आपका अनंत होगा। अगर यही क्वेश्चन रहता कि समतल दर्पण की फोकस दूरी की जगह पर वक्रता त्रिज्या रहता, यानी वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर ऑफ रेडियस रहता, तो यहाँ पर कर्वेचर ऑफ रेडियस रहता तो भी क्या होता, हमारा जवाब क्या होता है, अनंत होता। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये बात समझ में आ रही। चलिए लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। और ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या है जी? आपका पहला ऑप्शन सेम वही है, धनात्मक। आपका दूसरा ऑप्शन ऋणात्मक। आपका तीसरा ऑप्शन शून्य। और आपका चौथा ऑप्शन अनंत। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और ये जो 4 ऑप्शन है यानी क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस आपका है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन धनात्मक यानी पॉजिटिव, आपका दूसरा निगेटिव, तीसरा आपका 0 और चौथा आपका इन्फिनिटी। अब बताइए सबसे पहले अवतल दर्पण का हम क्या करते हैं, स्केच करते हैं। अवतल दर्पण का एक डायग्राम बनाते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है जी, परावर्तक सतह धंसा दिए। अब क्या जी, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा कर्वेचर ऑफ रेडियस हो गया। आपको एक और बात बता दें कि किसी भी दर्पण में अगर क्या होता है कि जो फोकस और वक्रता केंद्र जो होता है, अगर वो हमारे हाथ की बाईं ओर यानी हमारे बाईं हाथ की ओर बनता है, तो अगर बाईं हाथ की ओर बनेगा यानी कभी भी किसी भी दर्पण में, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, यानी आपका मिरर हो या लेंस हो, अगर उसमें फोकस और वक्रता त्रिज्या अगर हमारे हाथ यानी बाईं हाथ की ओर बनता है, तो बाईं हाथ की ओर अगर बनेगा तो वह क्या होगा, बाईं हाथ की ओर बनेगा तो वह क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा यानी माइनस में होगा। जबकि अगर हमारे दाईं हाथ की ओर अगर क्या होता है कि फोकस और वक्रता त्रिज्या बनता है, तो वह क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे कि मान लीजिए हम कहें एक दर्पण लिए, देखकर पता चल रहा होगा कौन सा दर्पण है। तो सर ये कौन सा दर्पण है, तो सर ये आपका क्या है जी, आपका उत्तल दर्पण है। इसमें क्या होता है, आपका ये फोकस होता है। तो ये क्या है जी, ये हमारी बाईं ओर है और ये हमारी दाईं ओर है। तो दाईं ओर में प्लस और बाईं ओर में माइनस, क्या आपकी कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या जी, फोकस। आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। किस में, तो सर उत्तल में। ये क्या होती है, आपका कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या होती है, अवतल में क्या होती है, तो बाबू आपका माइनस होती है यानी निगेटिव होती है। तब जब अब मिल गया होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऑलवेज ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। अब वहीं पर अगर ये उत्तल रहता तो हमारा जवाब क्या होता है, सर उत्तल में धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ये समझ में आ रहा, ट्रिकली है। अगर बाईं ओर क्या, अगर हमारे हाथ की बाईं ओर अगर क्या होता है फोकस और क्या जी आपकी वक्रता त्रिज्या बनता है, तो बाईं में माइनस, दाईं में प्लस। क्लियर रहेगा, यानी इसमें जाएगा तो इसमें, इस हाथ से उठाएगा तो कर्जा हो जाएगा, इस हाथ से उठाएगा तो आप धनी हो जाएगा। समझ में बात आ रहा। चलिए आगे हम चलते हैं। अब सर ये हम क्या करते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो दर्पण के प्रतिबिंब की स्थितियों को देखेंगे। यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्या होती हैं, आपके स्थिति होता है। दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, यानी आपको हम क्या करेंगे, दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानेंगे कि वह जो आपके दर्पण होते हैं, यानी आपके जो समतल दर्पण होते हैं, आपकी गोलीय दर्पण में उत्तल अवतल होते हैं, तो किस दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इससे क्या होता है कि यानी दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है, तो स्थिति से क्या होता है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमारे बच्चे अक्सर क्या होते हैं, धोखे खा जाते हैं, धोखा खाते हैं और गलत जवाब देकर आते हैं। तो आज कोशिश किया जाएगा ट्रिक के माध्यम से, इसको हम ऐसे आपको बताएंगे कि आप देख कर जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो ध्यान पूर्वक अगर आप पूरे वीडियो को आप देखिएगा, पूरे अंत तक अगर हमारे वीडियो को आप देखिएगा, तो मुझे विश्वास है कि अंत तक देखने के बाद आपको
हमको लग रहा है कि यानी मिरर जो दर्पण जो चैप्टर होगा इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब ऐसा होगा। इन्हें के बीच में देखे छोड़ दें तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अंत तक हमारे वीडियो को देखें, अंत तक जुड़े रहें, और अंत तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझ में आएगा। तो चलिए, दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहला हम एक दर्पण लेते हैं अवतल, यानी अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब की स्थितियों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण को हम चार बार यानी 4 पार्ट में बांटकर हम क्या करते हैं कि इसकी इमेज को देखते हैं। तो देखिए, पहला हम एक अवतल बनाते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा कर्वेचर ऑफ रेडियस हो गया। दूसरा अवतल दर्पण हम बना देते हैं, 4 अवतल दर्पण हम बनाएंगे ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा कर्वेचर ऑफ रेडियस हो गया। ठीक है, एक और दर्पण बना देते हैं, ये भी हमारा एक दर्पण है, और ये हमारा क्या है जी, पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा क्या है जी, कर्वेचर ऑफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और एक और दर्पण बना देते हैं, ये हमारा क्या है जी, पोल है, और ये हमारा क्या है जी, फोकस है, और ये हमारा क्या है जी, कर्वेचर ऑफ रेडियस है। हमने 4 आपको क्या किया जी, अवतल दर्पण का इमेज बनाया ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। अब ध्यान पूर्वक इस पर किरण चलाने की चेष्टा करते हैं, और आप देखिए कि 4 कंडीशंस में किरण को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कैसे बनेगा, वह किरण कैसे पास करेगी। तो सपोज क्या होता है कि अगर हम प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण चलाते हैं तो किससे पास होती है, तो सर अगर समानांतर अक्ष के यानी जो आपके प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण चलाते हैं तो वह किरण किससे पास होती है, तो सर वह किरण फोकस से जाती है। किससे जाती है, फोकस से जाती है। ये पहला कंडीशन। क्वेश्चन बनेगा कि यदि प्रधान अक्ष के समानांतर किरण को चलाया जाता है तो वह किससे होकर जाती है, पोल से, फोकस से, वक्रता केंद्र से, या इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण चलाएंगे तो वह किरण किससे होकर जाती है, तो वह किरण आपका, अगर हम क्या कर देते हैं कि अगर फोकस से चलाते हैं, किससे चलाते हैं, अगर किरण को फोकस से चलाते हैं तो ये किरण क्या होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसके समानांतर जाती है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। यहां भी क्वेश्चन बनता है कि यदि किरण को फोकस से चलाया जाता है तो वह कहां जाती है, कैसे जाती है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। तीसरा आपका क्या होता है कि अगर हम किरण को क्या करते हैं कि सी से चलाते हैं, सी से यानी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आपके वक्रता केंद्र से चलाते हैं, तो वक्रता केंद्र से अगर हम किसी इमेज को यानी रे को चलाते हैं तो ये जिससे चलाएंगे यानी आपको सी से अगर चलाते हैं तो ये क्या होती है, आती है, और इसी से क्या हो जाती है, लौट जाती है, पुनः सी से ही क्या हो जाती है, चली जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि यदि प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है कि वक्रता केंद्र से चलाया जाता है तो बताइए वह लौटती है किस पर, सी से, फोकस से, या पोल से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब क्या होगा कि जिससे यानी सी से चलाते हैं और सी से ही क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, चली जाती है। और एक लास्ट बच गया क्या चाहिए, अगर प्रकाश को हम पोल से रिफ्लेक्ट कराते हैं यानी पोल यानी ध्रुव से चलाते हैं तो ध्रुव से चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनता है, तो क्वेश्चन बनता है कि यदि प्रकाश की किरण को अगर पोल से चलाया जाता है, अवतल दर्पण के पोल से यानी ध्रुव से चलाया जाता है तो बताइए क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपतन कोण बनाता है, और ये क्या रिफ्लेक्टेड किससे हो जाता है, परावर्तन कोण से ये क्या होता है, चला जाता है। तो ये 4 हमने आपको कंडीशंस बताए कि इस तरह क्या होती है, किरणों को चलाई जाती है, यानी 4 तरह से किरणों को चलाया जाता है, और 4 तरह से किरणों को चलाने पर क्या होता है, ऐसी हमारी क्या होती है, आपकी शर्तें बनती है, और ऐसे वो किरण क्या होती है, मूव होती है। इसको थोड़ा सा 2-3 बार हम रिपीट करेंगे, दिमाग में आपका सेट हो जाए। नहीं कैसे,
कहेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर चलाएंगे तो वह किससे हो जाएगी, फोकस से जाएगी। यानी आपको सीधा प्रधान अक्ष के समानांतर चलाएंगे तो किरण किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर फोकस से चलाएंगे तो क्या होगी, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर सी से चलाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे। देखिए सी से चला रहे हैं और उसी से लौट जा रहे हैं। इसको एकदम दो बार हम मिलकर अगर हम क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, एफ से चलाएंगे समानांतर हो जाएंगे, एफ से चलाएंगे समानांतर हो जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, पी से चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसकी स्थिति कैसे देखी जाए, यानी आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण में क्या किया जा सकता है, किसी वस्तु को 6 जगहों पर रखा जाता है। यानी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को 6 जगह रखा जा सकता है और 6 जगह रखने पर उसका इमेज क्या होता है, अलग अलग बनता है। कहाँ रखने पर कैसे इमेज बनता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए, तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं। अवतल दर्पण की स्थितियां जानते हैं कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं किसी वस्तु को रखने की। और 6 स्थितियां कहाँ किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है जी, आपका सपोज क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या है हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण। और ये आप जानते हैं क्या है जी, आपका पोल है। ये क्या होगा, फोकस होगा। ये क्या होगा, आपका कर्वेचर ऑफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये जानते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि क्या है जी, इसको इन्फिनिटिव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटिव यानी अनंत। अब देखिए ये जो अनंत हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। तो देखिए वस्तु को या तो आप यहां रख सकते हैं, या तो वस्तु को इन्फिनिटिव और क्या जी, आपकी वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी रख सकते हैं। तो एक वस्तु यहां रख सकते हैं, तो इसको हम मान लिया पहला वस्तु रख दिए। अगर एक दूसरा जो वस्तु होगी, जो दूसरा वस्तु यहां, तो इसको हम दूसरा वस्तु मान लिए। तीसरा वस्तु आप कहां रख सकते हैं, तो सर सेंटर पर रख सकते हैं, इसको मान। और चौथा वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में आप रख सकते हैं, तो हम इसको 4 मान लेते हैं, यानी चौथी वस्तु हम यहां रख सकते हैं। पांचवी वस्तु कहां रख सकते हैं, सर फोकस पर रख सकते हैं। छठी वस्तु कहां, तो फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, यानी पहली वस्तु हम अनंत पर रख सकते हैं, दूसरी वस्तु अनंत और फोकस के बीच में रख सकते हैं, तीसरी वस्तु आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं, चौथी वस्तु आपको कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, और पांचवी वस्तु आपकी फोकस पर रख सकते हैं, और छठी वस्तु हम कहां रख सकते हैं, सपोज हम फोकस और क्या जी, पोल के बीच में रख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो हमने रख दिया। अब क्या करेंगे कि अब हम क्या करते हैं, एक बात और करेंगे। ट्रिक हमारे ये है कि अब यहां से ये फोकस से क्या करेंगे, अब चलना शुरू कर देंगे। पहला फोकस एक ही हमारा, यहां से नीचे से चलेंगे तो ये हमारा पहला वस्तु, ये हमारा दूसरा वस्तु, ये हमारा तीसरा वस्तु, ये हमारा चौथा वस्तु, ये हमारा पांचवा वस्तु, और ये लास्ट वाला जो बचेगा वो किधर आ जाएगा, यानी पीछे आ जाएगा। ये हमारा छठा वस्तु हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये इमेज है कि अगर यहां रखेंगे तो इमेज यहां बनेगा, 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 यहां रखेंगे तो इमेज यहां बनेगा। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तो ये हमारा अनंत है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता, अनंत कहने का मतलब क्या जी, आपका इन्फिनिटिव। क्या जी, आपको अनंत कहने का मतलब क्या जी, इन्फिनिटिव पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। क्वेश्चन यहां बनेगा। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है, कनकेव मिरर के इन्फिनिटी पर रखा जाता है किसी ऑब्जेक्ट्स को, तो बताइए उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज कहां बनेंगे। तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिएगा। वस्तु किस पर रखे हैं, एक पर। तो अब आपको ट्रिक देखना है कि जहां वस्तु रखे हैं उसके नीचे वाले को देखेंगे कि एक बराबर एक,
दो बराबर दो, तीन बराबर तीन होगा, ये ट्रिक कहता है। तो एक हमारा कहाँ है, अनंत पर रखें, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट है। अब देखेंगे फर्स्ट कहाँ है, तो फर्स्ट हमारा कहाँ है जी, पहला, तो ये कहाँ है, फोकस पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सर फोकस पर बनेगा। कैसे, तो एक बराबर एक, यानी एक हमारा क्या है जी, इन्फिनिटिव है, और एक क्या है जी, फोकस है। इसलिए यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक बराबर यानी फोकस पर बनेगा। किस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यदि किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता, तो ये दूसरा वस्तु है, यानी यदि किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता, देखिए दूसरा, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दो बराबर दो, तो दो देखेंगे कहां है, तो दो देखे नीचे यहां है, तो दो यहां है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहेंगे सर उसका प्रतिबिंब आपके क्या जी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। समझ में बात आ रही। तीसरा आपसे कहेगा कि बताइए यदि किसी वस्तु को कहां रखते हैं, तो यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखिए तीन बराबर तीन, यानी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि बताइए कि वस्तु को कहां रखें, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब उसके बराबर बने। तो कहां रखेंगे, तो सर आपके वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कोई दिक्कत, वक्रता केंद्र पर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र। अब देखिए होता क्या है कि ये तो हमने बोला क्या जी कि यदि किसी वस्तु को कहां रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सिर्फ वक्रता केंद्र पर बनेगा, और क्या जी, वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरा आपको चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखिए चार बराबर चार, यानी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कोई दिक्कत। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस क्या है जी, पांच, पांच बराबर पांच, तो उसका प्रतिबिंब सर कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा कि यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इंफिनिटी पर बनता है। कोई दिक्कत। आगे हम क्या करते हैं, ये वाला जो इंपॉर्टेंस है। अगला क्या है जी कि अगर किसी वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए दर्पण का पीछे हमारा 6, तो दर्पण के पीछे बनेगा, और यही प्रतिबिंब क्या होगा, एकमात्र यही प्रतिबिंब होगा जो क्या होगा, तो आपका आभासी क्या बनेगा, आपका आभासी और सीधा तथा वस्तु से बड़ा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। समझ में बात आ रही है। अदरवाइज आप देखिएगा यहां पर एक और बात बता देते हैं कि जो सी होगा, तो सी पर यानी जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सर बराबर बनेगा। पूछेगा कि बताइए कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है, पी पर, एफ पर, सी पर या अनंत पर। जब आप क्या होगा, सी पर रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। और क्या होते हैं कि जब सी से जब आप क्या होते हैं कि अनंत की ओर जाते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, यानी आपका छोटा बनता है। अब जब बराबर के इधर यानी सी से क्या होते हैं कि दर्पण के पास आते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। और इधर जाएंगे तो छोटा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा।
आप जानते हैं कि आपके अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें केवल क्या होता है कि यही एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है आपका वास्तविक यानी रियल क्या होता है इमेज बनता है, रियल बनता है और क्या जी उल्टा बनता है। यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है तो मात्र एक क्या है जी आपका कनकेव मिरर है जिसमें क्या होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कब बनता है तो ये क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं कि फोकस तक क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा बनता है। यानी फोकस पर अगर वस्तु रहेगा, पूछ देगा बताइए कि अवतल दर्पण में फोकस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा वास्तविक और उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है तो बड़ा बनता है। कैसा बनता है बड़ा बनता है। कैसे तो देखिए बराबर के जब इधर जाएंगे तो बराबर के इधर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका भी प्रतिबिंब क्या होगा बड़ा बनेगा। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर किसी वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका भी प्रतिबिंब क्या होगा बड़ा बनेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जब सबसे जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है उसी प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं आवर्धित प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी सबसे बड़ा। और ये जो सबसे जो दर्पण के जो पीछे जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे जो इमेज बनता है वह आभासी और सीधा बनता है। और आभासी और सीधा बनने की वजह से इसमें क्या करते हैं कि जब देखिए क्वेश्चन को आपसे ले लेते हैं, जैसे आपका लेवल जब बढ़ेगा तो तो क्वेश्चंस भी क्या होगा थोड़ा सा घुमाएगा ताकि आपके मेंटलिटी यानी आपकी दिमाग को टेस्ट करेगा। एग्जामिनर जो क्या होते हैं जो एग्जाम सेटर होते हैं वो क्या होते हैं ऐसे ही नहीं सेट करते, उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं और वो बच्चे के दिमाग को क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया कि बताइए कि हजामत बनाने के समय बताइए हजामत यानी बाल बनाते समय बताइए कि किसी व्यक्ति की वस्तु यानी किसी व्यक्ति को दर्पण के किस पार्ट पर रखा जाता है, किस भाग पर रखा जाता है, यानी कहां पर किसी वस्तु को रखेंगे तो वो हो गया क्या होगा उसका प्रतिबिंब। यानी हजामत बनाते समय व्यक्ति को कहां रखा जाता है अनंत पर, फोकस पर और क्या जी फोकस और ध्रुव के बीच में कहां। तो आप जानते हैं कि क्या है अगर हम फोकस पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो बताइए हजामत बनाने गए बना रहा है इधर दिख रहा है इधर तो क्या होगा दिक्कत हो जाएगा उल्टा बनेगा। तो इसलिए वहां पर हम नहीं रखेंगे। यानी कहां पर वस्तु को रखा जाएगा तो वस्तु को पोल और क्या जी ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तब क्या होगा उसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो हजामत अच्छी तरह दिखाई बनेगा यानी हजामत अच्छी तरह बनेगा, कटने का डर नहीं तो लगाएंगे ब्लेड इधर लगेगा कि इधर लगा रहे कट जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि हजामत बनाते समय व्यक्ति को कहां रखा जाता है तो सर पोल और ध्रुव के बीच, पोल और क्या जी फोकस के बीच रखा जाता है। कोई दिक्कत समझ में बात आ रही है। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है तो सर पोल और फोकस के बीच रखा जाता है। कहेंगे यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो बताइए कि उस दर्पण की आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु को कितना सेंटीमीटर पर रखा जाएगा। ऑप्शन देगा आपको 20 दिया है, ऑप्शन देगा 18, 30, 40 क्या होगा तो हमारा 18 जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो फोकस होता है तो ये क्या है जी आपका मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर ऑफ रेडियस। तो जब ये यहां से यहां की दूरी कितना दिया है 20 तो ये तो हमारा 20 यहां तक दिया है। अगर 20 से जब कम होगा तभी तो हम बीच में आएंगे। तो 20 से कम हमारा क्या है जी 18 है, इसलिए जवाब हमारा क्या होगा 18 आंसर सही होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे हम चलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब सर ये उत्तल दर्पण देख लिया सर, चलिए उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, तो जानते हैं कि उत्तल दर्पण कैसे होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण आपको ऐसे होता है और उत्तल दर्पण का क्या होता है जो
परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है। तो ये हमारा उभरा हुआ परावर्तक सतह है और इसमें जो इमेज बनता है देखिए ऐसे, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा कर्वेचर ऑफ रेडियस हो गया। तो आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो आपका इमेज बनता है वह परावर्तक सतह की ओर बनता है। तो हमारा परावर्तक सतह क्या है जी, ये है। तो इधर क्या है जी, या तो ये हमारा इमेज कहाँ रखेंगे, यानी किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, या तो पोल पर रखेंगे, या पोल अनंत और पोल के बीच में रखेंगे, यही ना हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर अनंत पर रखते हैं, तो अनंत पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि लिखते रहे, यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। और क्या होगा आपका आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे है, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। यानी हम क्या करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को, यानी आपके जो कन्वेक्स जो मिरर है, कन्वेक्स मिरर में यदि किसी ऑब्जेक्ट्स को इन्फिनिटी पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सर उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप जानते हैं कि दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे क्या होता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा आपका कि यदि किसी वस्तु को अनंत और पोल के बीच रखा जाता है, अनंत और पोल के बीच में अगर यहां पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सर पोल तथा फोकस के बीच बनेगा। कहां बनेगा, पोल तथा फोकस के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा आपका आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। यानी उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनता है, और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि इसका उपयोग क्या करते हैं, जो अब साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें इमेज क्या होता है, सीधा बनता है, जिससे क्या होता है कि दूर से आती हुई वस्तु छोटी दिखलाई देती है और वह सीधी दिखलाई पड़ती है, जिससे क्या होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी पूर्वक देख पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किसका, तो हम अब समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए समतल दर्पण, अब थोड़ा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति जान लिया जाए। तो जो समतल जो दर्पण होते हैं, यानी जो प्लेन मिरर होते हैं, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है, जो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, तो आपका सीधा यानी प्लेन होता है। और इसका परावर्तक सतह जब क्या होता है, समतल होता है, प्लेन होता है, तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को जिस साइज में रखते हैं, यानी जितनी साइज उस वस्तु की होती है, जितनी लंबी वो वस्तु होती है, उसमें क्या होता है कि उतना ही बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के बराबर बनता है, और वस्तु के बराबर सीधा तथा क्या होता है जी, आपका सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है, आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो आपका समतल दर्पण में बनता है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चंस लेते हैं, ताकि आपको जितना ये बात बताएं समझ में आए कि नहीं आया, क्या आप सटीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस हमारा क्या है, क्वेश्चंस हमारा ये है कि क्या क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस हमारा ये है कि बराबर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, बराबर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, बराबर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, आपका दे देते हैं क्या जी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। दूसरा आपका क्या जी, अवतल दर्पण। तीसरा आपका क्या जी, समतल दर्पण, आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। अब ये तीन आपके चॉइस दिए, अब आपका चॉइस फर्स्ट शुरू होता है
केवल केवल क्या जी, तो केवल 2। सेकेंड आपका चॉइस होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका थर्ड चॉइस होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और आपका फोर्थ चॉइस होता है, आपका फोर्थ चॉइस 2 एंड क्या जी, आपका 3। अब बताइए इसमें जवाब हमारा क्या होगा, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन से। अगर बच्चे गहराई से अगर चीज को नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बराबर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो बराबर यानी जैसा वस्तु जितनी साइज की वस्तु है उतने बराबर किसका प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, किसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन हमने डाला है कि उत्तल दर्पण यानी आपके कन्वेक्स मिरर, दूसरा हमने आपको अवतल दर्पण डाला यानी आपको कनकेव मिरर डाला, और तीसरा आपको हमने क्या डाला, समतल दर्पण। यानी 3 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और ऑप्शन में क्या होता है कि चॉइस आपको देना है कि आंसर इसमें सटीक क्या है। तो कह रहा है कि केवल 2, केवल क्या जी 1 और 2, आपका क्या जी 1 2 तीनों सही है, और चौथा क्या है 2 और 3। अब बच्चे यहां हमारे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जानिए कि जो आपके अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को अगर सी पर रखा जाता है, यानी आपकी क्या जी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो इमेज होता है वह इमेज कैसा बनता है, तो उसका इमेज क्या होता है, बराबर बनता है। यानी जिस साइज की वस्तु होती है, जितनी बड़ी वस्तु होती है, उतना ही क्या होता है कि उसका इमेज उतनी ही साइज की क्या होती है, इमेज बनती है। किसमें, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, सी पर रखते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर बनता है। यानी अवतल में भी बराबर प्रतिबिंब बन सकता है, और आपके समतल दर्पण में तो ऑलवेज क्या होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो ऑलवेज क्या होता है, बराबर बनता है। इसलिए हमारा जवाब यहां पर क्या होगा, अवतल तथा समतल दोनों। तो अवतल तथा समतल दोनों में ऑप्शन हमारा क्या है, 2 और 3, यानी हमारा जो फोर्थ जो आपका क्या है जी, आपका ऑप्शन है, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए यहां पर हम थोड़ा सा क्या होता है कि आपके समतल दर्पण से क्वेश्चंस बनते, समतल दर्पण से कभी कभी क्या होते हैं कि इस टाइप के, यानी समतल दर्पण से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए उसको भी नहीं छोड़ना है। कुछ समतल दर्पण से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कैसे, तो थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। देखिए समतल दर्पण से एक तरह के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे, तो देखिए कहता है कि यदि 2 समतल दर्पण, सपोज ये हमारा एक क्या है जी बाबू, आपका एक समतल दर्पण है। अगर 2 समतल दर्पण, मान लीजिए ये हमारा 2 समतल दर्पण है, और 2 समतल दर्पण अगर क्या होता है कि 2 समतल दर्पण अगर थीटा डिग्री का कोण बनाता है, यानी अगर वह 2 समतल दर्पण क्या होता है कि 2 समतल दर्पण है और वो उसके बीच क्या होता है कि अगर थीटा डिग्री का कोण बनता है, तो अगर थीटा डिग्री का कोण बनता है तो बताइए कि इस दोनों दर्पणों के बीच, यानी दोनों समतल दर्पणों के बीच, यानी थीटा डिग्री का कोण बनता है, तो यदि इसके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है, कोई वस्तु को रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, यानी उसमें कितनी इमेज उसके बनेंगे। तो आपको याद रखना है कि इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, n बराबर 360 बट्टा थीटा। क्या होता है, n बराबर 360 बट्टा थीटा होता है। तो सपोज अगर 2 समतल दर्पण के बीच, मान लीजिए हमने कहा कि 60 डिग्री का एंगल है, यानी 2 समतल दर्पण है और 2 समतल दर्पण के बीच क्या है जी, आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है। जब 60 डिग्री का एंगल बनता है तो बताइए कि उस दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो आप इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो क्या होगा, 360, अब बट्टा हमारा क्या हो जाएगा 60, यानी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 आएगा। लेकिन यहां पर एक शर्त आता, वो शर्त क्या होता है कि अगर क्या होता है कि इमेज हम निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं, यानी प्रतिबिंबों की संख्या निकालते हैं। अगर प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं, अगर वह सम आता है, यानी इसका शर्त क्या होता है कि अगर वह सम होता है, इवन होता है, तो अगर इवन होता है तो इवन जब आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 6 आया, तो अगर इवन आएगा तो इवन में से हम क्या करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर विषम आएगा, अगर हम क्या करते हैं कि अगर विषम आ जाता है तो उसको जस्ट तस छोड़ देंगे। अगर दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आता है तो पहले वाले अक्षर को ही लिखा जाता है,
यानी जो पहला वाला अक्षर होगा उसी को लिखेंगे, यानी पहला वाला जो अंक होगा, यानी पहले वाला जो अंक होगा, अच्छा करे, पहला वाला जो अंक होगा उसी को लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर दशमलव में आ गया 2.9, 2.9 या 12.9, मान लीजिए सपोज 12.9 आगे, तो हमारा जवाब क्या होगा, 12 हमारा आंसर होगा। यह ना कि आप मैथ वाला दिमाग लगाइएगा 12.9 यानी 13 हो जाएगा, जवाब 13 मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 12.9 में क्या करना है आपको, डिसमल के बाद जो अंक आता है इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, और केवल क्या लिखना है। समझ में बात आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद हम लोग, तो ये क्या होता है कि जो आपकी जो क्या होता है कि 12 डिसमल, अगर डिसमल आता है तो डिसमल अगर आता है तो डिसमल में क्या होता है कि डिसमल अंक वाले अंक छोड़ देते हैं और जो उसके पहले वाले अंक होते हैं उसी को लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, सिर्फ 12.9 है, तो 12.9 में हम 9 को छोड़ देंगे और क्या सिर्फ 12 को करेंगे। और जो क्या होता है कि अगर ऑड नंबर्स आता है, अगर ऑड डिजिट आता है, तो ऑड डिजिट में हम क्या करते हैं कि ऑड डिजिट जस्ट का तस, जैसे 3 आ गया आपका, 5 आ गया तो 3 आया, 5 आ गया 3 हुआ, तो वैसे ही 3 को छोड़ देंगे, 5 आया तो 5 को वैसे ही छोड़ देंगे। बट अगर क्या होता है कि इवन नंबर्स आता है, जैसे कि आपका 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि -1 कर देंगे। कब, जब 2 समतल दर्पण रहेगा तब। अब दूसरी बात क्या होती है कि जो समतल दर्पण होते हैं, तो समतल दर्पण में एक और क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि अगर 2 समानांतर क्या होता है, ये समतल दर्पण होते हैं। यानी क्या होता है कि अगर 2 समानांतर क्या होता है कि यदि 2 समानांतर, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक मिरर हो गया, एक ये मिरर हो गया, ये दोनों क्या है जी, प्लेन मिरर, क्या है, दोनों प्लेन मिरर है, और ये दोनों प्लेन मिरर है, और ये क्या है जी, समानांतर है। तो जब ये समानांतर होंगे, तो जब ये समानांतर होंगे तो इनके बीच क्या होगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो इनके बीच आपको 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कब, जब ये समानांतर होंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि जब दो समतल दर्पण आपस में समानांतर रखे गए हों, यानी जब 2 समतल दर्पण को समानांतर रखा गया है, अगर उनके बीच अगर कोई वस्तु को रखा जाता है तो कितनी इमेज बनेंगे, तो उसके बीच कितनी इमेज बनेंगे। तो आप जानते हैं कि उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो हमारा क्या होगा, n बराबर क्या होगा, 360 बट्टा थीटा, और 360 बटा थीटा हमारा क्या है, 0 0, यानी क्या हो जाएगा, अनंत, यानी इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी क्या होंगी, इमेज बनेंगे, यानी अनंत इमेज बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, हो सकता है आपके पेपर में ये पूछते, और पूछता भी है ऑलवेज टाइम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन से कि बताइए कि अगर 2 समतल दर्पण के बीच अगर क्या होता है कि कोई सी वस्तु को रखा जाता है, यानी समानांतर 2 समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसके बीच कितना इमेज बनेगा, तो उसके बीच क्या होगा, अनंत इमेज बनेगा, यानी इन्फिनिटी इमेज बनेगा। तो ये था कैसे हमारा आपके समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। अब सर हम चलते हैं कैसे यूजेस ऑफ कैसे दर्पण, यानी दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो दर्पण का उपयोग हम लोग देख लेते हैं कि दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी दर्पण का उपयोग हमें कहाँ कहाँ। चलिए दर्पण का उपयोग के बारे में जानते हैं कि दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो यूजेस ऑफ दर्पण, यानी दर्पण का उपयोग। यूजेस ऑफ मिरर, तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। यानी जो समतल जो प्लेन दर्पण होता है, यानी जो प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि सबसे पहले हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो ड्रेसिंग जो आपके टेबल होती है, यानी जो ड्रेसिंग टेबल होता है, यानी घर में देखिएगा क्या होता है कि हम लोग ड्रेसिंग टेबल लगाते हैं जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं। तो सजाने वाला जो आपका टेबल होता है, यानी जो ड्रेसिंग टेबल होते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल में हम लोग क्या करते हैं, बहुत समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चेहरे देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो चेहरे देखने में हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है कि दूसरा आपका क्या होता है कि जो समतल दर्पण होता है, तो जो टेलीस्कोप होता है, यानी जो टेलीस्कोप होते हैं, तो टेलीस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये टेलीस्कोप क्या है जी, तो टेलीस्कोप एक प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग क्या किया जाता है कि नीचे से ऊपर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। जैसे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, जैसे बीएसएफ हो गए, आपके एसएसबी, यानी जो हमारे आर्मीज होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, तो क्या होते हैं कि पर्वत पठार पर रहते हैं, तो जब वह पर्वत के नीचे रहते हैं तो ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। यानी आप ये कैसी टेलीस्कोप का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, आपके ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं। दूसरा क्या होता है,
कैलिडोस्कोप। एक कैलिडोस्कोप क्या होता है, ऐसे क्या होता है जी, आपका एक गैजेट्स होता है, एक उपकरण होता है, एक टॉय होता है, खिलौना होता है। खिलौना की तरह क्या होता है जी, आपका क्या होता है, आपका कैलिडोस्कोप होता है। और कैलिडोस्कोप में भी क्या होता है कि जो समतल दर्पण होती है, तो समतल दर्पण का प्रयोग क्या किया जाता है, कैलिडोस्कोप में भी किया जाता है। अगला क्या होता है कि सजावट के रूप में, यानी सजावट के रूप में भी क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो सजावट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लास्ट हमारा क्या बस किया, तो एक बड़ा आपको जो वर्ड बोलेंगे, आपको थोड़ा सा क्या होगा, इस पर थोड़ा सा आपको बहुत ही क्या होगा, ताज्जुब होगा, क्योंकि कहेगी कि अरे ये तो आज तक हमने क्या पढ़ा था, अवतल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सर बता रहे हैं कि समतल में होता है। तो देखिएगा, जो आपके सोलर कुकर होते हैं, यानी जो आपके सोलर कुकर होते हैं, तो सोलर कुकर का प्रयोग, यानी सोलर कुकर बनाने में क्या किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी सोलर कुकर दो टाइप्स के होते हैं। एक जो टाइप होता है जो समतल दर्पण का एक सोलर कुकर बना होता है, और एक जो सोलर कुकर होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। तो जो समतल दर्पण का जो सोलर कुकर बना होता है, तो समतल दर्पण वाले जो सोलर कुकर होते हैं, तो इस सोलर कुकर में क्या होता है कि जो खाना होता है वो उसके अंदर बनता है। यानी इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, हम उसके अंदर रख देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। बंद कर देने के बाद उसको धूप में रखते हैं, तो क्या होता है, खाना तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें ये कंडीशन ये होती है कि इसमें बंद करके ही खाना बनाया जा सकता है, यानी बाहर से इसमें कुछ नहीं डाला जा सकता है। जैसे चावल बनाना हो, तो चावल हम क्या करते हैं, लेकर पानी डालकर क्या करते हैं, उसको उस कुकर में रख देते हैं, तो क्या होता है, खाना बन जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आपके समतल दर्पण होते हैं, तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जो बाहर से आने वाली जो रे होती है, उस रे को ये, यानी जो लघु रे होती है उसको ये कैच करती है, और जो दीर्घ रे होती है उसको बाहर जाने से रोक देती है, जिससे क्या होता है कि उसका अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे खाना आसानी पूर्वक बन जाता है। तो सोलर कुकर बनाने में भी क्या होता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा क्या होता है जी, आपका दूसरा हमारा ये तो समतल था, दूसरा आपका उत्तल दर्पण देख लेते हैं। तो जो उत्तल दर्पण होता है, यानी जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे दुलरुआ आपका क्या होता है कि साइड मिरर, यानी जो साइड मिरर होता है, यानी साइड मिरर कहने का मतलब क्या होता है कि साइड जो मिरर होता है, जैसे जो गाड़ियां होती हैं, जो मोटर वाहन होती हैं, तो गाड़ियों के क्या होता है कि बगल में देखिएगा एक क्या होता है कि मिरर लगा रहता है, एक दर्पण लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड मिरर बोलते हैं। और साइड मिरर में क्या होता है कि आपका किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा पूछता है, इसलिए इसको हम दुलरुआ बोलते हैं। दुलरुआ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, हर परीक्षा में क्या होता है, ये पूछी जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेरे लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं, दुलरुआ बोलते हैं। इसको याद कीजिएगा कि बहुत साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर में आपको क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, तो ये ट्रैफिक में, यानी जो आपकी ट्रैफिक होती है, तो ट्रैफिक में क्या होती है कि लाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो ट्रैफिक में लाइट्स होता है, लाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने यातायात है देखिएगा, उसके ऊपर एक पिलर होते हैं, उसके ऊपर एक बल्ब लगा रहता है, तो बल्ब के जो बाहरी जो आपके क्या होती हैं, जो कांच होती हैं, वह कांच किसका होता है, तो आपका उत्तल दर्पण का होता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि प्रकाश को ये क्या करता है, फैलाता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग लाइट में भी किया जाता है, यानी ट्रैफिक जो लाइट होती है उसमें किया जाता है। तीसरी क्या होता है कि जो तीखी आपकी मोड़ होती है, यानी सड़कें जो होती हैं, तो जो तीखी मोड़ होती है, तो तीखी मोड़ पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। क्योंकि जो तीखी मोड़ होती है तो डाइवर्जन होते हैं, जहां पर वर्जन डाइवर्जन होते हैं, वहां पर उधर की वस्तु यानी बाहरी दूसरी साइड की वस्तु को देखने के लिए जब इसको लगा दिया जाता है, तो क्या होता है कि दूसरी साइड की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। और चौथा क्या होता है कि इसका उपयोग क्या करते हैं कि शोरूम में करते हैं। किसमें करते हैं, जो शोरूम होता है, तो शोरूम में देखभाल करने के लिए, जैसे क्या होता है कि जो शोरूम के जो मालिक होता है एक जगह बैठा रहता है, मिरर लगाया होता है, तो ये मिरर क्या होते हैं कि दूर की वस्तुओं को कैप्चर करते हैं, छोटे छोटे करके क्या होते हैं, आसानी पूर्वक उसको एक जगह से क्या होता है कि पूरे शोरूम को क्या करता है, निगरानी करता रहता है। तो शोरूम में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो शोरूम में आपका क्या होता है कि आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं क्या, अवतल दर्पण। चलिए अगला हमारे क्या है जी, अवतल दर्पण। और ये जो आपकी अवतल दर्पण है, इससे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला अवतल दर्पण का उपयोग तो हजामत बनाने में,
यानी दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, बाल बनवाने में क्या होता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि वस्तु का इमेज बड़ा बनता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी सर्च लाइट में, सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है कि ये प्रकाश को एक जगह संतृप्त कर देता है। दूसरा पे क्या होता है कि सौर भट्ठी में, सौर भट्ठी जो होती है, तो सौर भट्ठी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग। तीसरा होता है नाक कान गला के इलाज में डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या होता है, हेडलाइट में, हेडलाइट यानी जो गाड़ी होती है, यानी जो मोटर कार होती है, तो मोटर कार या जितनी भी वाहन होती है उसकी जो हेडलाइट होता है, तो हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आपका लास्ट क्या होता है, यानी सोलर कुकर, यानी जो सोलर कुकर होते हैं, जो आप सोलर कुकर देखते हैं, तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का भी समतल दर्पण, लेकिन समतल वाला क्या होता है कि उसमें केवल अंदर खाना बनता है और उसमें ताल नहीं सकते, भून नहीं सकते। लेकिन आपका जो सोलर कुकर होता है इसमें ताला भी जा सकता है, भुना भी जा सकता है। जैसे देखिए सपोज ये क्या है जी, हमारा एक सोलर कुकर है। आप जानते हैं कि वह दर्पण जिसका परिवर्तक सत्ता धांसा हो, देखिए इसका धांसा हुआ पार्ट है, ये हमारा क्या है जी आपका। अब इस पर से क्या होता है कि ऐसे बन जाता है और यहाँ पर क्या होता है कि लो निकलता है। अब इस पर क्या होता है कि रेप पड़ती है, सूर्य की रेप पड़ती है इस पर। जब रेप पड़ती है तो ये क्या होती है, अवरक्त करनी क्या होती है कि गर्म होकर ऊपर उठती है और ये क्या होते है कि हीटेड करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बड़ा सा क्या एक कुकर लगा दिए और खाना बनता है। तो इस पर ताल भी सकते हैं, पूरी छान सकते हैं, तल सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, यानी हर चीज इस प्रकार के क्या कुकर से कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अगर ऑप्शन देता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं, तब यहाँ पर जवाब हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। लेकिन क्वेश्चन को मार देखा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों दर्पण, इनमें से कोई नहीं, तो जवाब यहाँ पर क्या होगा, दोनों दर्पण। याद रह रहा है, समझ में बात आ रही है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ये हमारा क्या था, यूजेस थे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स बनाने वाले, यानी दर्पण से रिलेटेड क्या है जी, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने वाले कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को देखते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए फॉर्मूले हमारे क्या है, तो देखिए फॉर्मूले क्या होता है, F बराबर R/2, जहां F क्या होता है आपकी फोकस दूरी होता है, R क्या होता है वक्रता त्रिज्या होता है, और फोकस दूरी क्या होता है कि त्रिज्या का क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आधी होता है। दूसरा ये होता है कि इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, जहां F बराबर फोकस, U बराबर वस्तु की दूरी और V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत, समझ में बात आ रही है। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक आवर्धन भी होता है। आवर्धन मीन्स होता है वस्तु को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो जो आवर्धन होता है, तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करता है। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, m बराबर -v/u, ये हमारा आवर्धन क्षमता होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, ठीक है। लेते हैं 4-5 क्वेश्चंस देते हैं और उस 4-5 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बुझिए कि जो हमने अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आया। तो चलिए 2-3 क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, समाप्त करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्या, तो चलिए ANT विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन उत्तल,
अवतल, तीसरा समतल, इनमें कोई नहीं। कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन, माउथ मिरर कहा जाता है, माउथ मिरर कहा जाता है। ऑप्शन उत्तल, समतल, अवतल या सभी। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं। उत्तल ताल का उपयोग, उत्तल ताल का उपयोग किया जाता है, उत्तल ताल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन साइड मिरर में, ऑप्शन पेरिस्कोप बनाने में, ऑप्शन दूरदर्शी बनाने में, ऑप्शन साइड मिरर, पेरिस्कोप, दूरदर्शी और क्या सी आपकी सजावट में। चलिए, ये 3 क्वेश्चंस हमने आपके बोर्ड पर स्केच किया, 3 क्वेश्चंस आपको हमने बोर्ड पर दिया। अगर ये 3 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपसे अब क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, ईएनटी विशेष से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब लड़का हमारे बताएंगे कौन सा होगा, उत्तल, अवतल, समतल या इनमें कोई नहीं। तो देखिए, ई से क्या होता है, ई से एयर होता है, एन से नोज होता है और टी से टोंग होता है। तो एयर, नोज और टोंग के इलाज में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत से बच्चे जाएंगे ईएनटी क्या है फंस जाएंगे, तो इसलिए हमारा जवाब क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्योंकि इसको इससे अवतल दर्पण से क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, इसलिए एक डॉक्टर जो होते हैं आपके क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है, माउथ मिरर कहा जाता है। माउथ में होता है मुंह, और मिरर यानी मुंह के इलाज में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कि उत्तल ताल का उपयोग किया जाता है साइड मिरर में, पेरिस्कोप में, दूरदर्शी। अब हमारे लड़के कहेंगे उत्तल ताल साइड मिरर दिया है, क्या करेंगे, साइड मिरर को टिक आउट करेंगे और ये क्या होगा, 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपको 0 नंबर मिलेगा। क्योंकि साइड जो आपका उत्तल ताल होता है, तो ताल का मतलब क्या होता है, तो ताल का मतलब लेंस होता है। क्या होता है, लेंस होता है, यानी ताल का मतलब क्या होता है, लेंस होता है। तो यह कह रहा है कि उत्तल लेंस का उपयोग क्या है, आपको साइड मिरर में किया जाता है। अगर लेंस लगा देगा तो आगे पीछे सब दिखाई देने लगेगा। तो बताइए कि ड्राइवर को देखना है, पीछे दिखेगा आगे, पता चलेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए साइड मिरर में नहीं होगा। पेरिस्कोप में तो आप जानते हैं कि समतल का होता है। आपकी क्या जी, सजावट में भी क्या होता है, समतल होता है। और दूरदर्शी जिसको हम लोग टेलीस्कोप बोलते हैं, तो जो टेलीस्कोप होता है जिसको दूरदर्शी कहा जाता है, तो दूरदर्शी यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमको क्या करते हैं, उत्तल किस दर्पण का, किस आपका लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल ताल यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मुझे विश्वास है, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।